हाँ जी, कल हमने आपके स्वर तक कंप्लीट करते हुए व्यंजन स्टार्ट कर लिए थे। आपका जो टॉपिक आपका वर्णमाला में स्वर तक हमने कंप्लीट करे, हमने समझे कौन से स्वर होते हैं। वहां तक कोई समस्या, कोई डाउट नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है, क्योंकि सैटरडे या संडे में मैं टेस्ट ले लूंगा। सैटरडे या संडे में मैं टेस्ट लूंगा जितना मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है? तो इसलिए अगर कोई आपका डाउट हो, हाँ हाँ और क्या पढ़ा रहा हूँ, अभी हिंदी पढ़ा रहा हूँ ना अभी तो, ठीक है? तो उसका आपका टेस्ट हो जाएगा। इसलिए अभी मतलब जहां तक पहुंच जाएंगे चीजें, अब तक फ्राइडे तक जितनी भी चीजें हो जाएंगी वहां तक का हो जाएगा आपका टेस्ट। अब जो हमने स्टार्ट कर चुके हैं, आपका व्यंजन स्टार्ट कर चुके हैं। व्यंजन व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 35 प्लस 4 क्या होते हैं हमारे? संयुक्त अक्षर। हमने ये साथ ही समझ लिए, वरना आपके दो ताड़न जात संयुक्त अक्षर जोड़ते हुए बाद में हम 56 करेंगे ना कंप्लीट, ठीक है? ये हमने व्यंजन किसे कहते हैं आपके, इसलिए यहाँ पे हटा दो इसे, तो बाद में देखना है। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या है? आपके व्यंजन है। जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते वह क्या है? आपके व्यंजन है, ठीक है? जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जाएंगे वह आपके व्यंजन है। एक चीज और, जो भी लोग, जैसे ये है कि तुम्हारी आज की क्लास छूट जा रही है, एक दिन की छुट्टी कर ले रहे हो, पहले तो कोशिश ये करो हिंदी में छुट्टियां ना हो। हिंदी क्लास में खासकर छुट्टी मत करो। हिंदी क्लास का हिसाब किताब सेम आपकी मैथ की क्लास की तरह है। अगर एक दिन की क्लास निकली ना मैथ में, फिर 2 दिन के आगे आने वाली समझ नहीं आएगी आपको। सेम हिंदी का है, अगर एक दिन की क्लास निकली आपकी तो 2 दिन आपको समझ नहीं आने वाली। उसका एक बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि यूट्यूब पे क्लास है, अब वहां से कर लो, ठीक है? मैं स्पेशल तुम्हें कह रहा हूँ, छुट्टी हो रही है तुम्हारी, छुट्टी हुई है ना अभी बीच में, तो जितना टॉपिक निकला है तो क्लास यूट्यूब पे है, तो वहां से उसे कर लो। क्योंकि बीच में जब टॉपिक निकलते हैं तो समझने में, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनाने में थोड़ी समस्या होती है। इसलिए नोट्स, यहाँ क्लास चल रही है, ठीक है, नोट्स अपने प्रॉपर होने चाहिए। एक बार बना लो, बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी ऐसी हो जाएगी, एक बार कर लोगे, बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाद में केवल तुम्हें प्रैक्टिस करनी है इसकी, बाद में केवल इसकी प्रैक्टिस करनी है इसके नियमों के आधार पर, ठीक है? 2-3 बार जब आप इसे पढ़ोगे अपने नोट्स को, तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। व्यंजन हमारे, ठीक है, कितने आपके व्यंजन? 33, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते, वे आप क्या है? व्यंजन है। आगे हमने कहां तक देख लिया था कल ये टॉपिक? हमने आपके कल कहां तक देख लिया हमने? अच्छा, वो हमने समझा था कल खाली, जो बिंदी के आधार पर जो पंचमाक्षर क्या होता है, ताड़न जात क्या होते हैं। तो मुझे बताया कोई, नोट्स बंद करके, 1 मिनट, नोट्स बंद करके, नोट्स बंद करो। जो ये बिंदी है जब सिरोरेखा के ऊपर लगती है तब इसे क्या कहते हैं? ठीक है, जब ये बिंदी खड़ी पाई के इस तरफ लगती है, बताओ भाई, जवाब दो। और जब ये बिंदी खड़ी पाई के नीचे लगती है, ताड़न जात। और जब ये बिंदी खड़ी पाई से पहले लग जाती है, नुक्ता। नुक्ता किस भाषा के शब्द है? अरबी है, फारसी भाषा के शब्द है। हिंदी में नुक्ता वाले शब्दों का प्रयोग कम है। कौन कौन शब्द आपके नुक्ता वाले हैं? अरे नुक्ता वाले शब्द कौन से है? मुझे नुक्ता यार फालतू कुछ वो नुक्ता पूछ रहा हूं मैं, नुक्ता पूछ रहा हूं मैं, ताड़न जात नहीं पूछ रहा हूं। वो तुम ताड़न जात बता रहे हो। ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण जो है वो ताड़न जात है। मैंने पूछा नुक्ता बताओ मुझे क्या है नुक्ता। नुक्ता कौन कौन से हैं बताओ? क ख ग जैफ है, क ख ग जैफ है। ये आपके शिव प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। एनसीईआरटी में कौन कौन से हैं आपके? कौन कौन, हाँ एनसीईआरटी में है कौन कौन से, ये पूछा मैं, ये बताओ। एनसीईआरटी ने किने किने मान्यता दी है? ख जय फ, एनसीईआरटी ने मान्यता दी है। कल हमने यहां तक आपकी चीजें देख ली थी। इससे आगे चीजें जो स्टार्ट होंगी हमारी, वो आज हम समझेंगे। आपके जो सारे के सारे व्यंजन हैं, जो हमारे व्यंजन है उन्हें समझेंगे। जैसे कै वर्ग है, पै वर्ग। अब तो पहले हम कुछ लिखते हैं, लिखना शुरू करते हैं। लिखना शुरू करो अब मेरे साथ ही। जैसे कै वर्ग, कै वर्ग, कै खे गे घे अणे, ठीक है? कै वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है अगला? च वर्ग, च वर्ग, च छ जे
चे छे जय झे या। ठीक है, अगला है टे वर्ग। टे ठे ढे अणे, यही ना, ये सही लिख रहा हूँ, गलत तो लिख रहा हूँ? टे ठे डे गलत लिख रहा हूँ। टे ठे डे और ढे और अणे, टे वर्ग। ते थे धे ने में, ते थे धे, ते थे ते थे धे, ते थे धे, ते थे दे धे और ने, पे वर्ग। पे वर्ग। यहाँ एक चीज समझ लेना है, मैं आपको ये भी आपको लिखवा रहा हूँ, थोड़ा ना गैप देना पीछे, बाद में ये मत कहना कि गैप नहीं दे पाए थे, एक लाइन छोड़ के लिखना, ठीक है? हाँ, एक लाइन, पे थे बे भे में, ठीक है? आगे आपका ये तो आपके वर्ग होते हैं, इसके अलावा जो आगे स्टार्ट होते हैं आपके ये रे ले वे, ये रे ले वे, ठीक है? आपके से शे से है, ठीक है? ये आपके क्या है हमारे ये हमारे क्या है आपके 33 व्यंजन है, ठीक है? हमारे पास अगर वर्ग पूछे जाए, वर्ग कितने? 5 तो हमारे पास वर्ग है, हमारे पास वर्ग कितने हैं? 5, ठीक है? हमारे पास वर्ग हैं 5, और ये क्या है फिर? इन्हें बोलते हैं आपके अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और इन्हें क्या बोलते हैं आपके? ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है? अगर हमसे पूछ ले वर्ग, वर्ग कितने हैं? 5 है। पहला वर्ग कौन सा? कै वर्ग है। दूसरा वर्ग कौन सा? आपका चे वर्ग है। तीसरा वर्ग कौन सा? टे वर्ग है। चौथा वर्ग कौन सा? ते वर्ग है। और पांचवा वर्ग कौन सा है हमारा? तो हमारे पास वर्ग के अनुसार व्यंजन कितने? 25, पचम 25, ठीक है? एक में कितने? 5 है, तो 5 में 5 कितने हो गए? 25 हो गए। ये चीज समझ लेना पहले, ठीक है? दूसरा क्या है आपके, यहां दो चीज समझना भी जो मैंने लिखी है, यहां पर क्या मैंने कोई शब्द गलत तो नहीं लिखा है? लिखित रूप सही है, ठीक है? एक चीज समझना, क्या ढे का ये रूप सही है, या ढे का ये रूप सही है, या थे का ये रूप सही है, या थे का ये रूप सही है? अब सही है ये वाला तो क्यों है, और ये वाला गलत है तो क्यों है? हाँ, ये वाला, ये वाला, हाँ, तो मैं पूछा ये सही है तो क्यों है, और ये गलत है तो क्यों है? खड़ी पाएगा तो मतलब ही नहीं। हाँ, तुम बताओ। हाँ, हाँ। तो खड़ा, मैं ये तो पूछा गलत कौन सा है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है? ऊपर, वो तो क्यों है उसका आधार तो बताओ। क्यों आ रहा है आधा घंटा पूरा घंटा, यही तो जानना चाह रहा हूं मैं, यही तो। कई बार हिंदी में आपके सब होगा इस तरह से कि शुद्धि रूप पूछ लेंगे। एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई शब्द घुंडी वाला होता है, जब भी कोई शब्द घुंडी वाला, ये जो ऊपर घुंडी होती है, ये ये वाला घुंडी वाला, घुंडी वाला जो शब्द होता है, उसके ऊपर से सिरोरेखा नहीं गुजारते हैं। जब भी कोई शब्द घुंडी वाला होता है, उसके ऊपर से सिरोरेखा नहीं गुजारते हैं। अब ये अगर किसी शब्द के बीच में भी आ रहा है थे या ध, तो उस शब्द में हमें वहां से लाइन छोड़ देते हैं। आप कोई शब्द बताओ जिसमें थे और ध आता हो, फिर देखना उसका लिखित रूप कैसा होगा। आप बुकों में भी देख लो, बुकों में भी इस तरह ही लिखा जाएगा। क्यों? क्यों आपने जब देखा होगा कोई शब्द लिखा जा रहा है, उससे आपके बीच में छोड़ देंगे जहां पर आपका ध आ रहा है इस तरह से, और फिर वो इस तरह से हो जाता है यहां तक, इस पे, क्योंकि जो घुंडी होती है इसके ऊपर से सिरोरेखा नहीं गुजारते हैं। यहां मैंने आपको, इसलिए मैंने आपसे बोला था, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? घुंडी वालों के, घुंडी वाले शब्द के ऊपर से सिरोरेखा नहीं गुजरती, घुंडी के या घुंडी वाले शब्द के ऊपर से, शब्द के ऊपर से तो गुजरेगी, घुंडी के ऊपर से सिरोरेखा नहीं जाती है, सिरोरेखा नहीं जाती है।
ये नहीं गुजरती है। ठीक है, घुंडी के ऊपर से शिरोरेखा आपकी नहीं गुजरती है। ये क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजन कितने हमारे पास? 4। ऊष्मीय व्यंजन कितने हमारे पास? 4। इन्हें क्या बोलते हैं फिर आपके? हाँ, कौन क्या बोलते हैं? भाई ये वाले आपके अंतस्थ व्यंजन है, ये आपके ऊष्मीय व्यंजन है, तो इनका नाम भी तो कुछ रखा होगा, या इनसे भेदभाव इनका नाम ही नहीं रखा? स्पर्शी व्यंजन इन्हें बोलते हैं आपके क्या? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कितने हमारे पास? 25 है। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन है क्यों बोला जाता है आपका? स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन में इनका नाम मिलेगा आपको कहीं पर। ठीक है, इन्हें स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन क्यों बोलते हैं? इनका उच्चारण करते हुए जीव हमारे किसी ना किसी मुख में, मुंह के अंदर कहीं ना कहीं किसी भाग से टच कर रही होती है। आप उच्चारण करो, कै खे गे घे डे। ठीक है, तो हमारी जो जीव है मुंह के किसी ना किसी भाग से उच्चारण करते हुए टच करके आ रही है। लेकिन ये जो है आपके अंतस्थ व्यंजन, ये रे ले वे, ये रे ले वे, और आपके ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जिन ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करते हुए मुंह से क्या हो, हल्की आपकी मुंह से आपकी ऊष्मा बाहर आती हो, प्राणवायु। हाँ, उसमें प्राणवायु हमारे मुख से हमारी जब बाहर आती है, प्राणवायु सबसे बाहर आ रही है, लेकिन इनका उच्चारण करते हुए जब हम उच्चारण करेंगे इनका, तो आप मुंह के सामने हाथ रख के फील करो और देखो कि एक गर्म भाप आपके मुंह से कुछ ज्यादा आ रही है। अभी मैं बोल रहा हूं, अभी भी आ रही है गर्म भाप, तो लेकिन आप इनका शब्द को उच्चारण करो, शे शे शे। जब आपने शे का उच्चारण करा तो लंबा खींच रहे हो और मुंह से जो आपकी प्राणवायु है, जो आपकी उष्मा है, जो हीट है अंदर से बॉडी की, वो बाहर आ रही है। इसी तरह आपका से 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 का उच्चारण करते हो आप देखो, है आ रहा ना, जब आप लंबा खींच रहे हो थोड़ा, मतलब उससे सही से उच्चारण कर रहे हो, तो हमारे क्या हो रहा है, एक ऊष्मा बाहर आती है, इसलिए ना बोलते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। इन्हें इसलिए आपके क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कितने? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने आपके? 4। स्पर्शी व्यंजन कितने हमारे पास? 25 है। वर्ग कितने हमारे पास? 5। वर्ग कितने हमारे पास? 5। इसी जब भी हम कहते हैं ना कि कै वर्ग का पहला या दूसरा तीसरा चौथा, समझ आ गया? क्या वर्ग का ये पहला हो जाएगा, या दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, क्या है? पंचमाक्षर है। ये क्या है आपका? पंचमाक्षर। ये आपका पंचमाक्षर है आपका। ठीक है, यहां तक तो आपके ये कितने हो गए? 25, 4 और 4 कितने हो गए आपके? 25 प्लस 4 बराबर हमारे कितने हो गए? ये 33। इस प्रकार से हमारे ये 33 व्यंजन यहां पर होते हैं, जिसमें हमारे 4 ऊष्मीय हैं, 4 आपके स्पर्श, 4 आपके अंतस्थ और 25 आपके स्पर्शी व्यंजन है आपके। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक क्या होता है? कार प्रत्यय होता है। ध्यान में, प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में लगता है। एक आता है आपका कार प्रत्यय, कार प्रत्यय, कार प्रत्यय, कार प्रत्यय। ठीक है, इसका प्रयोग व्यंजन वर्ण के उच्चारण में करते हैं। कार प्रत्यय का जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग व्यंजन वर्ण के उच्चारण में करते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन वर्ण के उच्चारण में करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग व्यंजन वर्ण के उच्चारण में करते हैं। कैसे करते हैं? व्यंजन के साथ जोड़ के करते हैं इसका प्रयोग, व्यंजन के साथ जोड़कर। कैसे? व्यंजन के साथ जोड़कर, व्यंजन के साथ जोड़कर इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमें जैसे तो शे के साथ कार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शकार, सकार। ठीक है, से के साथ कार जोड़ दिया तो सकार हो गया। कार, ध्यान, कार जो प्रत्यय होते हैं, ध्यान ना, प्रत्यय जो होते हैं, उपसर्ग जो होता है स्टार्टिंग में लगता है, प्रत्यय हमेशा लास्ट में जुड़ता है। उपसर्ग किसी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ता है और प्रत्यय किसी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। ठीक है, अगला जैसे आपका, हम अगर इसके पीछे जोड़ें तो हो जाएगा सकार, शकार। इसके साथ जोड़ दें तो हो जाएगा सकार। ठीक है, तो किसी व्यंजन के बाद में आपके कार प्रत्यय, मतलब उसका उच्चारण करने के लिए कार प्रत्यय जोड़ा जाता है। बस आपसे इतना पूछा जाएगा, कार प्रत्यय का यूज, कार प्रत्यय का यूज प्रयोग कहां किया जाता है? कार प्रत्यय का यूज व्यंजन वर्ण के उच्चारण के लिए किया जाता है। हाँ पूछिए। हाँ
कौन सा कौन सा मैं या ने ने तय वर्ग का पंचमा अक्षर है। ठीक है, अणे जो है तय वर्ग का पंचमा अक्षर है। कै वर्ग में डे जो है डे, ये पंचमा अक्षर है, कै वर्ग का पंचमा अक्षर है वो। हाँ हाँ, ये मैंने लिखवाया था कै वर्ग के पंचमा अक्षर में है वो, उसे देखो एक बार, वो पंचमा अक्षर है कै वर्ग का। जब किसी, देखो ऐसा कुछ नहीं है, जब किस ये खड़ी पाई के बाद में बिंदी लगेगी, अगर लग रही है तो, और नहीं लग रही है तो जरूरी थोड़ा ना जोड़ेंगे उसे हम। अगर हाँ तो ये तो पंचमाक्षर है, पांचवा अक्षर है, लेकिन अगर बिंदी लगेगी तो उस वर्ग का पंचमाक्षर ही होगा, उससे पहले नहीं बनेगा वो अक्षर। वो पंचमाक्षर में ही लगती है बिंदी, जाके जो बिंदी लगती है वो जो उस वर्ग का होगा पंचमाक्षर में लगेगी, उससे पहले ऐसा नहीं दूसरे वर्ग। ये पूछा जा सकता है, जो तुमने पूछा ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाएगा, क्या जो बिंदी हम सिर रेखा मतलब जो खड़ी पाई है इसके बाद जो बिंदी लगती है वो किसी वर्ग के कौन से अक्षर के बाद लग सकती है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, वो वर्ग के पांचवे पंचम अक्षर के बाद ही लगेगी। ये है रूल उसका। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है डे है तो डे के बाद लगेगी, नहीं लग सकती, जब नहीं है तो नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ जो लगते हैं ये वर्ग जो है आपका क्या वर्ग का पंचम अक्षर है, ये उसका मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, क्या वास्तव में व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है या केवल अध्ययन करने के लिए किया गया है? केवल और केवल अध्ययन करने के लिए व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। तो व्यंजन का वर्गीकरण किया गया केवल अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए, और इसे बांटा गया है कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? आपके स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और आपके ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से? अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आपके अंतस्थ, ऊष्मी और आपके स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो इसमें आपके कौन सा सबसे पहला कौन सा है आपका? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। थोड़ी थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन लिख लो और ये लिख लो कितने होते हैं। ठीक है, जिन या ऐसे लिखो, इन वर्णों का उच्चारण करते हुए, इन वर्णों का उच्चारण करते समय जीव मुंह के किसी न किसी भाग से स्पर्श होती है, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या है हमारे पास 25। अगला है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ या अंत अंत या अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ लिख सकते हैं, अंतस्थ लिख सकते हो, दोनों लिख सकते, मिल सकता है आपको लिखा हुआ। अंतस्थ या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते हुए कभी तो जीभ हमारे मुख से टच होगी, कभी जीभ हमारे मुख से टच नहीं होती है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीव कभी तो मुंह के किसी भाग से स्पर्श
होती है वे कभी नहीं होती है। ठीक है, इनकी संख्या 4। अगला है आपका ऊष्मी व्यंजन। ठीक है, जैसे ये रे का आप उच्चारण करोगे तो जी हमारे किसी मुख से किसी भाग से टच नहीं हो रही, लेकिन जब आप ले का करोगे तो ले ले के साथ जीभ रगड़ती बाहर आ रही है, एक बार टच करके बाहर आ रही है ले के साथ। ठीक है, और वे का जब उच्चारण करोगे तो देखो इसमें थोड़ी सी चीज यहां समझ लो अभी। जैसे आपके पूछा जाता है उनके उच्चारण के आधार पे, जैसे ये रे ले वे। अब इनकी उच्चारण स्थिति पूछ सकते हैं, ये रे ले वे की उच्चारण स्थिति, ये रे ले वे की उच्चारण स्थिति पूछी जा सकती है। अब अगर आपसे ये रे ले वे, ध्यान रे के ना 4 रूप होते हैं, वो अलग हम आपके पढ़ेंगे। रे के रूप, रे के रूप अलग है। हाँ हाँ, वही बताने वाला हूं मैं, इसलिए मैंने लिखवाए आपके, इसलिए लिखवाया मैंने आपके क्योंकि ये अर्ध स्वर है आपके इसमें। ठीक है, जो आपका ये और वे है, ये और वे, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। इन्हें आपका अर्ध स्वर भी कहते हैं आपके। ठीक है, अर्ध स्वर कैसे कैसे, ये और वे को, ध्यान चारों को नहीं कहते, ये रे ले को नहीं कहते, रे और ले को। ठीक है, ये आपके ये और वे जो है आपके हैं, क्या करें कुछ मैंने कुछ कह दो। ठीक है, इसमें इनके क्या है, ये और वे। आप ये और वे का उच्चारण करो, ये वे, ये वे, इससे हमारी जीभ कहीं टच नहीं होती। इनका या इनके उच्चारण में जीभ स्पर्श नहीं करती है, स्पर्श नहीं करती है, स्वर की तरह जैसे स्वर का हम उच्चारण करते हैं ए आ ई उ ऊ ए ओ ओ। ठीक है, तो हमारी जीभ क्या है, मुख से किसी भाग से स्पर्श नहीं कर रही है, मुख के किसी भाग से स्पर्श नहीं कर रही है। लेकिन रे का हम जब उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जीभ रगड़ रही है, हमारे तालु से जीभ रगड़ती बाहर आ रही है। ले पे तो हमारी जीभ जा ही रही है ऊपर एकदम, ले का उच्चारण करते हुए। जब जैसे ही आपने ले बोला तो हमारी जीभ कहां पहुंच चुकी है, मसूड़ों के ऊपर, हमारे जो ऊपर वाले मसूड़े हैं उनके ऊपर तुरंत पहुंच चुकी है। लेकिन ये और वे, ये वे, ये वे, ये वे, दोनों को उच्चारण आपने कर देखा तो इन पे हमारी क्या हुई, जीभ क्या हुई, आपके किसी भी भाग को टच नहीं कर रही है। इसलिए ये और वे क्या बोल दिया गया, आपके अर्ध स्वर बोल दिया गया। ये और वे क्या बोला गया, आपके अर्ध स्वर बोला गया। रे को क्या बोला जाता है आपके, रे को आप, रे का उच्चारण कैसा होता है, जीभ के घर्षण के साथ होता है। रे का उच्चारण होता है जीभ के घर्षण के साथ। उच्चारण करो रे का, आपको देखो पता चल जाएगा ना अभी, रे 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 रे, तो हमारी जीभ है ना 2-3 बार टच कर रही है, ऊपरी टच कर रही है एक साथ स्पीड से, तो वो है आपका रे का उच्चारण कैसा है, जीभ के घर्षण के साथ। अगर आपसे ले का उच्चारण पूछा जाए तो जीभ का, ले का उच्चारण हमारी जीभ कितने स्पर्श के साथ करती है, बताओ। एक स्पर्श के साथ। ठीक है, ले का जो उच्चारण होता है एक बार स्पर्श करेगी हमारी जीभ, ले एक बार जाके टच हुई वापिस हट गई, ले रे पे 2-3 बार रगड़ी है, और ये और वे एक बार भी टच नहीं हुई, तो इसलिए ये और वे क्या हो गए, अर्ध स्वर हो गए। अब पूछा जाएगा अर्ध स्वर, नॉर्मली अर्ध स्वर इंपोर्टेंट रहेगा, ले भी इंपोर्टेंट रहेगा, और रे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है इसमें, क्योंकि रे के हम 4 रूप और पढ़ेंगे भी आगे। रे 4 रूप है रे के, और वो जब जहां लगता है वो अलग रूप में आता है। आज तक हमने ये समझा कि हमेशा ये जो 4 रूप है, मतलब ये 3 रूप में रहता है कि रे का जब यूज होता है कि वो आधा रे, लेकिन वो आधा रे नहीं होता है।
तो हम आगे पढ़ेंगे रे के रूप तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा, ऊष्मीय व्यंजन। अगला है आपका ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय कैसे व्यंजन होंगे, जिनका उच्चारण करते हैं मुख से क्या होगी, ऊष्मा अधिक बाहर आएगी। ठीक है, उच्चारण के समय, उच्चारण के समय मुख से अधिक ऊष्मा बाहर, अधिक ऊष्मा बाहर आती है। कितने हैं, संख्या है इनकी 4। कौन कौन सी, से, से है, से है। ठीक है, ये हमारे क्या है, 4 आपके उसमें व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, प्राणवायु संघर्ष के साथ बाहर आती है, प्राणवायु संघर्ष के साथ बाहर आती है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट यहां तक क्लियर हो गया। हमने आपके व्यंजनों का वर्गीकरण किसके आधार पर लिया, अध्ययन के आधार पर 3 है आपके, कौन कौन से, आपके अंतस्थ, उसमें और स्पर्शी। अब आपके संधि के आधार पर व्यंजन, संधि की दृष्टि, संधि की दृष्टि या कंपन या घोष के आधार पर व्यंजन के प्रकार। ठीक है, संघर्ष, संधि की दृष्टि या आपका कंपन या आपका घोष। ठीक है, घोष का अर्थ कंपन ही होता है, इसलिए मैंने घोष लिख दिया, हो सकता है कंपन ना लिख के आपको घोष ही लिख के दे दे। ठीक है, आपके संधि जब कोई 2 शब्द टूट के जुड़ते हैं या तोड़े जाते हैं तो उनमें ना कंपन होता है, एक कंपन होता है, एक वाइब्रेशन सी महसूस होगी बोलते हुए। ठीक है, तो संधि की दृष्टि या कंपन या घोष के आधार पर आपके व्यंजन के प्रकार कितने होंगे, व्यंजन के प्रकार कितने होने चाहिए, 2। तो देखते हैं कौन कौन से 2। एक आपके सघोष होते हैं, सघोष व्यंजन, एक होते हैं आपके अघोष व्यंजन। परिभाषा बहुत सिंपल होगी, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते हुए कंपन अधिक मात्रा में हो वो सघोष व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय कंपन या तो न हो या बहुत कम मात्रा में हो तो क्या कहलाएंगे आपके अघोष व्यंजन। ठीक है, उच्चारण में क्या होगी, ऐसे व्यंजन के उच्चारण में कंपन हो वो आपके सघोष, और अघोष उच्चारण में आपके कंपन नहीं या बहुत कम, वो क्या कहलाएंगे आपके अघोष व्यंजन कहलाएंगे। आप इनकी चाहो तो पूरी डेफिनेशन लिख सकते हो, मैं तो आपको समझाने के हिसाब से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आपकी इच्छा है वो आपकी, अगर फुल लिखना है तो। कैसे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय आपके कंपन अधिक मात्रा में हो क्या कहलाएंगे सघोष, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में कंपन बहुत कम या ना हो वो आपके अघोष कहलाएंगे। अब आपके जो सघोष है अघोष है, हमारे पास अघोष कैसे, देखो वैसे भी सघोष की मैंने इसलिए आपको घोष का अर्थ बता दिया पहले ही, घोष का अर्थ क्या होता है कंपन। अब सघोष का अगर किसी सघोष हो साथ कि कंपन के साथ, अघोष ए मतलब नहीं, बिना कंपन के, से साथ ए नहीं, जो कंपन के साथ है वो आपके सघोष, जो कंपन के बिना है अघोष। ठीक है, अब कितने हमारे पास वर्ण ऐसे हैं, कितने वर्ण ऐसे हैं जो आपके सघोष हैं और कितने वर्ण ऐसे हैं जो अघोष हैं, कितने वर्ण ऐसे हैं जो सघोष हैं और कितने वर्ण ऐसे हैं जो अघोष हैं, ये है इंपॉर्टेंट। यहां से डेफिनेशन तो कोई भी बता देगा इसकी। ठीक है, जो अघोष वर्ण होते हैं आपके या सघोष होते हैं, जो अघोष है प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा, पहला व दूसरा वर्ण, दूसरा वर्ग, सॉरी
पहला व दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा। तो हमारे पास कितने हो गए प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 गुणा 2, 5 गुणा 2। तो ये कितने हमारे पास अभी? ये है। दूसरा, क्या सारे के सारे स्वर सघोष होते हैं अघोष होते हैं? स्वर को सघोष में गिना जाएगा अघोष में गिना जाएगा? बताओ बताओ बताओ, आप बताओ, मैं तो पूछ रहा हूं भाई। सघोष में गिना जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है फिर आपके अघोष? और कौन से हैं आपका? से, शे, से, प्लस आपके से, आपका शे और आपका से। कितने हो गए हमारे पास? 13। 13 क्या है? हमारे अघोष व्यंजन है। 13 हमारे अघोष व्यंजन है। और आपके फिर इधर आपके प्रत्येक वर्ण का प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ग, ठीक है। तीसरा, चौथा व पांचवा, 5 गुना 3 बराबर कितने हुए? 15। वे अब आपके अंतस्थ भी इसमें आ जाएंगे। ये रे ले वे, ये रे ले वे किसमें आ जाएंगे? इसी में आ जाएंगे आपके। ये रे रे, ये रे, आपके रे, ले, वे और है, क्योंकि हमने वहां पे है नहीं लिया है। से लिया है। से ये 3 इधर लिए हमने, लेकिन है को हमने छोड़ दिया था। तो 15 और 5 20 हो गए। 20 वे सभी स्वर, वह सभी स्वर, वह सभी स्वर, ठीक है। वह सभी स्वर, ठीक है। वह सभी स्वर। तो कितने हो गए आपके? आपके सभी स्वर भी इसमें आते हैं आपके। और व्यंजन आपके कितने? प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो 15। और आपका ये रे लेवे है, ये रे लेवे है, ये भी क्या है आपके? आपके सघोष है। ये भी आपके क्या है? सघोष है, ठीक है। और सभी आपके स्वर, तो ये सब क्या कहलाते हैं? आपके सघोष कहलाते हैं। तो सारे के सारे स्वर क्या हैं? आपके सघोष। ये रे लेवे है क्या है? आपके सघोष। तो आपके अगर अब आपसे तीसरा, अगर इस तरह ना लिख के आपको ये पूछ ले गे, आपके 4 ऑप्शन दे दे, इसमें से एक ये दे दे, एक ये दे दे, एक ये दे दे और एक आपका ये दे दे, निम्नलिखित में से कौन सा सघोष है और निम्नलिखित में से कौन सा अघोष है? तो भैया अघोष तो ये हो गया पहला, दूसरा, ठीक है। और अगर पूछ ले आपसे सघोष, तो ये तो सब आपके सघोष ही हैं। अघोष कौन सा है? एक ये है। तो इस तरह से ही यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको यहां से जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस तरह से मिलने वाले हैं, ठीक। इनकी संख्या आपने आप गिन के लिख लो, कितने हो गए आपकी? कितनी संख्या? हाँ, सघोष की 45 हो गई। सघोष की 45 कैसे होगी भाई, मुझे बताना। अच्छा, स्वर 25 होते हैं। लिखवा दूं 25 स्वर। 25 स्वर किसके अनुसार? विपिन चंदेला के अनुसार, ठीक है। वाह, ठीक है। 15 और 5 20 और 11 31। तो इनकी संख्या कितनी है? 31, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। हाँ जी, आगे हैं आपके प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर स्वर वो व्यंजन। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन। प्राणवायु के
आधार पर व्यंजन या प्राणवायु के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन या प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्राणवायु के आधार पर प्राणवायु जिनके उच्चारण कर ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय अधिक प्राणवायु बाहर आए। ठीक है, या जिनका मतलब उच्चारण के समय मुंह से जो प्राणवायु बाहर आती है, अब किन के लिए ज्यादा आती है और किन के लिए कम आती है, तो दो भागों में बटेंगे। प्राणवायु तो वही है, हमने प्राणवायु समझ चुके। प्राणवायु क्या है? उच्चारण के समय जो भी मुख से हवा हमारे बाहर आ रही है वो हमारी प्राणवायु है। उच्चारण के समय जो भी आप उच्चारित कर रहे हो उस समय जो भी हवा हमारे मुख से बाहर आ रही है वही क्या है? प्राणवायु है। तो प्राणवायु आपके दो ही तरह से हो सकती है। प्राणवायु के आधार पर हम दो ही भागों में बांट सकते हैं, एक आपके अल्प प्राणवायु व्यंजन, एक तो अल्प होगी, एक आपके महाप्राण। अब ऐसा तो नहीं हो सकता मध्य प्राणवायु तो डाल ले, या तो अल्प होगी या महान होगी, महा होगी। तो दो आधार होते हैं इसके, दो भाग हैं इसके, एक आपके अल्प प्राण वायु और एक महाप्राण वायु। अल्प प्राण वायु व्यंजन, एक आपके महाप्राण वायु व्यंजन। अल्प से क्या? अल्प का अर्थ क्या होता है? कम। अल्प का अर्थ क्या है? कम। ऐसे व्यंजन इनका उच्चारण करते हुए कम प्राणवायु बाहर आए उन्हें क्या बोलेंगे हम? आपके अल्प प्राणवायु बोलेंगे। जिनके उच्चारण के समय कम प्राणवायु बाहर आए तो वो क्या है? आपके अल्प प्राण हो गए। ऐसे जिनके उच्चारण के समय अधिक प्राणवायु बाहर आए वो क्या होंगे? आपके महाप्राणवायु व्यंजन होंगे। तो दो प्रकार हो गए आपके, अल्प और महा से आपके। ठीक है, अल्प और महान प्राणवायु। ठीक है, अब आपके देखते हैं अल्प प्राणवायु व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, तो अल्प प्राणवायु है आपके प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या होता है? आपका अल्प प्राणवायु होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या है? आपका अल्प प्राणवायु है। वह आपके अंतस्थ वर्ग। ठीक है, वह आपका अंतस्थ वर्ग भी क्या है? आपका अल्प प्राणवायु है। अंतस्थ जो वर्ण है आपके वो भी क्या है? आपके अल्प प्राणवायु है। और सभी स्वर अब इनकी संख्या कितनी हो गई? तो 3 हो गए, 5 गुणा 3 बराबर 15 और 4 ये 19 और स्वर कितने हमारे? 11, कितने हो गए? 30। तो 30 क्या है हमारे पास? अल्प प्राणवायु वर्ण है। अल्प प्राणवायु वर्ण है। अब इधर अगर इधर देखोगे आपके तो आपके प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ग व आपके ऊष्मीय व्यंजन, क्योंकि ऊष्मीय व्यंजन ही बचे ना यहाँ पे। एक तो ऊष्मीय व्यंजन बच गए क्योंकि अंतस्थ यहां आ गए, आपके स्वर यहां आ गए तो सब इधर आ गए। तो ये कितने बचे आपके पास? कितने? 2 गुणा 5 गुणा 2 कर दो आपके 10 और 4 कितने हमारे पास? वे हैं, तो आपके पास कितने हो गए? 14 क्या है हमारे? आपके 14 क्या है हमारे? महाप्राण वायु व्यंजन है। 14 हमारे महाप्राण वायु व्यंजन है। 30 क्या है हमारे? अल्प प्राण वायु। 30 में कौन कौन से? आप प्रत्येक वर्ण का पहला तीसरा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर क्या है? आपके अल्प प्राण वायु व्यंजन है। ठीक है, स्वर हमने बस यहां रखे हैं, ये व्यंजन नहीं है, ये स्वर व्यंजन नहीं है यहाँ पे। ये मैंने आपको यहां लिखवा दे रहा हूं। अगर व्यंजन के साथ ये पूछ लिया जाए स्वर के बारे में कि स्वर अल्प प्राणवायु है महाप्राणवायु है, तो स्वर क्या है? आपके अल्प प्राणवायु है। अगर खाली व्यंजन पूछ ले जाए तो व्यंजन की संख्या कितनी हमारे पास? 19। अगर खाली व्यंजन की संख्या पूछ ली जाएगी, अगर क्वेश्चन बने
अल्प प्राणवायु व्यंजन कितने हैं? 19 है। अगर पूछ रहे हैं अल्प प्राणवायु वर्ण कितने हैं, तो 30 है। वर्ण में स्वर व्यंजन सभी आते हैं, और खाली व्यंजन व्यंजन पूछ लिया तो ये तो हमारे पास क्या है, व्यंजन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यहां तो व्यंजन ही सभी है। और महाप्राणवायु व्यंजन कितने हमारे पास? 14 है। महाप्राणवायु व्यंजन कितने हमारे पास? 14। अगर वर्ण पूछ ले जाए कुल आपसे अल्प प्राणवायु वर्ण कितने हैं, तो आपके 30 है। इस चीज का देखो ये कॉमन सेंस है, ये अपना कॉमन सेंस यूज करना कि स्वर आपके अलग है। बस यहां मैंने आपको इसलिए लिखवा दिया है कि अगर वो पूछ ले जाए कि स्वर को किसमें डाला गया है, अल्प प्राणवायु महाप्राणवायु में, तो आपके स्वर को डाला गया है अल्प प्राणवायु में। ठीक है, आगे देखें आपके। अच्छा, हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा का पाणिनि, हिंदी भाषा का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी भाषा का पाणिनि कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु कहते हैं। हिंदी, हिंदी या भाषा? हिंदी जो है वापस सोर से नहीं अपभ्रंश है। सोर से नहीं अपभ्रंश का शब्द है हिंदी। सोर से नहीं अपभ्रंश से ही हिंदी निकली है। मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने आपको जिस दिन विकास लिखवाया था, हिंदी भाषा का पहली क्लास हुई थी, हिंदी भाषा का विकास, वहां मैंने बताया था कि हिंदी जो निकली है वो कौन अपभ्रंश है, और अपभ्रंश में भी कौन सा है, सोर से नहीं अपभ्रंश है। सोर से नहीं अपभ्रंश से निकली आपकी। ठीक है, कौन सी? हिंदी जो वर्ड जो है, कि हिंदी जो हमने जो शब्द निकला है, अब हिंदी हो सकता है अगर अलग कहीं है, क्योंकि कौन सी भाषा का है, अरबी में पढ़ लिया क्या? पूछ रहा हूं मैं, कि मैंने अधिकतर, मैंने देखो, मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगा, वही चीज फिर तुम वही कहोगे कैसा क्यों बोल रहे हो। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ नोट करके देखते हैं, नोट करके। ठीक है, फिर खत्म करते हैं आज की क्लास, कल की टॉपिक आगे देखेंगे आपका। अगर एक चीज है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार कितने हैं? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार कितने हैं? ठीक है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, वाक्यों के प्रकार। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। कारकों की संख्या हिंदी में, कारकों की संख्या हिंदी में, ये मैं एक साथ के लिखवा रहा हूं कि इनका एक ही जवाब बनता है सबका, इन सबका एक ही जवाब बनता है। ठीक है, और प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अगर कभी भी क्वेश्चन ये बन जाए उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, अगर क्वेश्चन ये बन जाए उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, या क्वेश्चन ये बने अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार, या क्वेश्चन ये हो आपका कारकों की संख्या हिंदी में, या प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, सबका अर्थ एक ही है इनका 8। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार 8, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8, कारकों की संख्या हिंदी में 8, और प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद 8। ये मैंने इसलिए एक साथ लिखवा दिए चारों चारों, क्योंकि ये कंफ्यूजन करते हैं बहुत ज्यादा, ये कंफ्यूजन करेंगे आपके। ठीक है, उच्चारण के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया 8 है। अब जो 8 वर्गीकरण है, जो 8 का वर्गीकरण है, जैसे आपके 8 जो हमने लिख दिया, कैसे कह दिया 8 वर्गीकरण है, क्योंकि यहीं से जब हम 8 पढ़ेंगे पूरे पूरे, इसमें आपका जो सबसे पहला आएगा स्पर्शी व्यंजन आएगा, स्पर्शी व्यंजन हो गया, फिर संघर्षी उच्चारण हो गया आपका, स्पर्शी संघर्षी हो गया, नासिक्य हो गया, ताड़नजात हो गया, ये सब 8 जो हमने लिखे हैं उसके भाग होंगे, जिन्हें हम आगे की क्लास में देखने वाले हैं। यहां तक कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट है, कैसी भी समस्या है, जो भी है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बड़ी हंसी आती है भाई।